and welcomes you all on this channel. So basically आज हम CUSET PG के क्वेश्चंस करने वाले हैं 2019 पेपर के पार्ट ए, यानी कि जो हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम करने वाले हैं 2019 के पेपर से। ठीक है, सो ये वीडियो किस किस के लिए यूजफुल होने वाला है, बिकॉज इससे पहले भी मेरा 2021 पे मैंने वीडियो बनाया था, 2020 पे भी वीडियो बनाया था। अब उसमें जो मेरे मोस्ट कॉमन डाउट आया था वो ये था कि सर किस किस के लिए ये जो क्लासेस हैं हम कौन कौन स्टूडेंट जो है अटेंड कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ये CUSET की वेबसाइट से मैं लेके आया हूँ, ठीक है, ब्रोशर में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं बेसिकली वो इस कैटेगरी का है। बट आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी ज्यादातर सेम है, ठीक है ना, कि जो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं पार्ट ए वो ऑलमोस्ट सब में सेम है, इंक्लूडिंग दिस एज वेल। तो आप देखिए कि 90% पेपर जो है इसमें कवर अप हो रहे हैं, मतलब सारे ही ऑलमोस्ट पेपर कवर अप हो जाएंगे। तो मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो CUSET का उसमें ये काम आपके आएंगे। 25% मार्क्स के ये क्वेश्चन आते ही हैं, पार्ट ए आता ही आता है, वर्बल, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटी एबिलिटी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे पहले 2021 और 2020 के पेपर मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ एंड आई एम रियली सॉरी, काफी टाइम हो गया 2019 की वीडियो को लाने में। एक्चुअली मैं अपनी क्लासेस के साथ बहुत बिजी था अपने शेड्यूल में। ठीक है, सो नाउ अब हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं इन क्लासेस। ठीक है, so let me begin with my introduction. This is your educator Shanu Arora. I'm all India rank 25 in IIT JAM. I have done my masters from IIT JAM Bombay, qualified just EIFR GATE exam and blah blah blah. चलिए तो बढ़ते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन पेपर है मुझे universityjobindia.com पे मिला था एक्चुअली, तो आप ये यहाँ से ले सकते हैं और भी पेपर चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट को अगर इनके पास हो तो। ठीक है जी, नाउ बेसिकली लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। ठीक है, ये 2019 का पेपर है। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द 2019 पेपर पार्ट ए। ठीक है सर, ओके, लेट अस बिगिन क्विकली। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सर, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड पैसिव। अच्छा, पैसिव से हमें क्या ध्यान आता है सर? एक्टिव ध्यान आता है मुझे। तो पैसिव और एक्टिव वॉइस होती है ना, तो सर एक्टिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एसर्टिव। ठीक है, और मतलब हमें इसका पैसिव का उल्टा क्या होता है? एक्टिव होता है। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? एसर्टिव होता है। तो बेसिकली आप कह लीजिए कि पैसिव का जो एंटोनिम होगा वो एसर्टिव होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड बैटरी। अच्छा सर, बैटरी तो हम चश्मे वाले को भी कह देते हैं बैटरी, और जो हम उसमें बैटरी लगाते हैं किसी भी रिमोट वगैरह में सर, उसमें भी हम बैटरी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो बैटरी का मतलब क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बैटरी का मतलब ये भी, अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है या फिजिक्स पढ़ी है, तो बेसिकली बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, मतलब छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है उसमें। तो बैटरी का जो मतलब होता है वो ये होता है, एक तरह से आप कह लीजिए कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन कह लीजिए, बंच कह लीजिए, बंडल कह लीजिए, एक ही बात है। और इसका हमें उल्टा बताना है, एंटोनिम। तो बंडल का उल्टा क्या होगा? इंडिविजुअल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ब्लरी है बिकॉज ये पेपर ही ब्लरी मिला है मुझे, बट कोई बात नहीं। ठीक है जी, सो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ये क्वेश्चन हो सकता है आपने गलत किया हो, जरूर बताएं। ऑल्सो अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में फिजिक्स के सारे पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और के भी पेपर चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताएं कि सर इसके भी पेपर अपलोड करवा दीजिए। तो मैं ट्राई करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल वो पेपर अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह या कहीं से भी आपको अरेंज करने की ट्राई करूंगा और आपको कॉमेंट पे रिप्लाई करके बता दूंगा अगर जब मिल जाते हैं पेपर तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द पेयर विच शोज द सेम रिलेशनशिप एज कंप्यूटर रैम। सर कंप्यूटर में क्या होती है? रैम होती है। कंप्यूटर किस पे चलता है? रैम पे चलता है। वैसे ही सर, मतलब अगर रैम नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, लेकिन वैसे ही आप समझ लीजिए जो बुक बनी होती है वो पेजेस से बनी होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर क्लाउड और रेन भी हो सकता है क्या? देखो, क्लाउड जो होते हैं बिना बारिश वाले भी होते हैं, हमने देखा ना, क्लाउड बारिश वाले होते हैं और बिना बारिश वाले होते हैं। तो ऑप्शन बी पूरा तरह सही नहीं है। टेबल एंड टेबल क्लॉथ, जरूरी तो नहीं हर टेबल क्लॉथ पर टेबल हो, ठीक है ना, ये उल्टा होगा।
अगर टेबल क्लॉथ है तो टेबल होना ही होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर ना जो ये क्वेश्चंस हैं काफी मतलब दो ऑप्शंस काफी सिमिलर लगते हैं, बट ये आंसर यहाँ पर करेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों पे डाउट होगा कि सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी हमें पेपर्स की, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। choose the appropriate set of words that makes the sentence most meaningful. The dash successfully repelled every dash on the city. ठीक है जी। रिपेल, किसी चीज को रिपेल आप कैसे कर सकते हैं? क्या किसी कमेंट को रिपेल किया जा सकता है? नहीं, रिपेल नहीं, रिप्लाई किया जाता है। ऑनस्लॉट का क्या मतलब होता है सर? बेसिकली ऑनस्लॉट का मतलब होता है कि वॉयलेंट या कोई अटैक हो गया हो, ठीक है ना। अ वॉयलेंट अटैक और वॉयलेंट अ स्ट्रॉन्ग अटैक बेसिकली इज नोन एज ऑनस्लॉट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, द सिटीजन सक्सेसफुली रिपेल्ड एवरी ऑनस्लॉट ऑन द सिटी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। द सिटीजन सक्सेसफुली रिपेल्ड एवरी ऑनस्लॉट ऑन द सिटी। अगर आप ये रशिया यूक्रेन के रिजल्ट में भी ले सकते हैं, द यूक्रेनियन सिटीजन सक्सेसफुली रिपेल्ड एवरी रशियन ऑनस्लॉट ऑन द, ठीक है। ये वहां पर भी लाइन सेट बैठ सकती है। अच्छा, ऑप्शन सी को एक्सप्लोर करेंगे। सर थीव्स एंड रॉबरी, द थीव सक्सेसफुली रिपेल्ड एवरी रॉबरी ऑन द सिटी, नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा, है ना। थीव्स रॉबरी करते हैं, रॉबरी बचाते नहीं, ठीक है। जज एंड क्रिटिसिज्म, द जज सक्सेसफुली रिपेल्ड, क्रिटिसिज्म रिपेल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। रिप्लाई रिपेल नहीं होगा, ठीक है ना। रिपेल सिर्फ पुश बैक, रिपेल का मतलब होता है पुश बैक, और ऑनस्लॉट ही जो है पुश बैक किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए 4, उसके बाद हम देखते हैं। द स्पीड ऑफ द 3 मोटर बाइक्स आर इन द रेशियो 6:54। द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अच्छा जी, डिस्टेंस सेम ट्रेवल है, वेलोसिटी अलग अलग है, यानी कि स्पीड अलग अलग है, तो टाइम क्या होगा? तो बेसिकली आपको पता है सर, हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हमने पढ़ा है। और आप कह सकते हैं जो टाइम हो गया वो क्या हो गया सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया सर, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहां पर जूम कर लेता हूं, ठीक है। 6:54 रेशो है, तो देखेंगे सही है सर। टाइम का रेशो निकालना है मुझे क्या निकालना है सर? T1 रेशो T2 रेशो T3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ले लीजिए। लेट स्पीड क्या रेशो है? 6:5:4 रेशो है स्पीड का। तो मैं कह देंगे यार इसकी 6 भी स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, इसकी 5 भी स्पीड ले लो, इसकी डिस्टेंस फिर भी सेम है, तीनों में डिस्टेंस सेम है, और क्या आ जाएगा? 4 भी ले लो। कट कट आके क्या आ जाएगा? डिस्टेंस भी डिस्टेंस भी डिस्टेंस भी सब में कट जाएगा, तो 1/6 इज टू 1/4 अपॉन 1 ये बच रहा है, यानी कि, ठीक है जी। अब सर वहां पर तो ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में नहीं दे रखे, और यहां पर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे? इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इनका? 6/54 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 से गया, बचा 3, बचा 3 बचा 2। अब ये तो सब प्राइम नंबर मतलब है, तो 3, 5 और 2 कितना आ जाएगा एलसीएम? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका सारा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास? 10:12:50, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में रेशो को ऐसे हटाया जाता है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल रही होगी, ठीक है जी। और एक और चीज बहुत यूजफुल होने वाली है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आंसर पहले तो इसका ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। बहुत बच्चों का सर डाउट आया है कि सर सीयू सेट पीजी पार्ट ए का कैसे तैयारी करें, जो 25% मार्क्स हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए। तो बेसिकली देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, बहुत कुछ है, और इन पे आप अलग से टाइम नहीं दे सकते। ऑलरेडी बहुत कम टाइम रह चुका है एग्जाम के लिए। तो बेसिकली जितने मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उनको ही अच्छे से कर, ठीक है। मैं अभी 2 पेपर करवा चुका हूँ, तीसरा पेपर ये करवा रहा हूँ, चौथा, पांचवा, और मैं 4-5 पेपर और लेके आऊंगा आपके लिए। अगर ये पेपर ही आप अच्छे से कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ लेते हो, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक चीज बन जाएगी कि आपको करना क्या है पेपर में,
ठीक है जी। अब देखो यार जीके है, जीके पता नहीं क्या पूछ लेगा, फिर भी आप इतना दिमाग में रख सकते हैं कि 2022 की ही पूछेगा। तो जीके की तैयारी के लिए भी मैंने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपकी तैयारी सिर्फ पेपर के साथ हो जाएगी और ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। मेन फोकस आप अपने डोमेन वाले पे रखें और ये साइड बाय साइड करते रहें मेरे साथ, पांचों छह पेपर जितने भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बहुत तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी पार्ट ए की। 25% मार्क्स काफी अच्छे उसमें से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह वगैरह सब दबा सकते हैं। और बिना लाइक करे वीडियो को मत जाना यार, लाइक करने से एक रहता है, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं यूट्यूब पे, इससे अच्छा मैं पेड क्लासेस ना ले लूं। तो यूट्यूब पे मेहनत करने का यही रहता है कि एक एप्रिसिएशन आपको करना चाहिए जो भी आपके लिए कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना एक वन सच एप्रिसिएशन है। नाउ यार एक बार मैं चेक कर लूं मेरी आवाज वगैरह सब सही है आई गेस। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रिश्तेदारी की मामला आ गया यहाँ पर। ठीक है भाई, सो इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट। ठीक है, भास्कर सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। ठीक है भाई, एंड हाउ आशा इज रिलेटेड टू भास्कर, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो बेसिकली भास्कर ने क्या कहा? भास्कर ने ये कहा हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि यार आशा के, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पेस मैनेज करके करने की कोशिश कर रहा हूं, कि आशा के जो फादर हैं इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, यानी कि बेसिकली ये एक फादर है और ये सन। तो बेसिकली हमारा जो बी है यानी कि भास्कर है वो ए के फादर हो गए, है ना। आप अगर यहां से समझिए एक बार को, दोबारा मैं आपको यहां से समझाता हूं। देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है बेसिकली भास्कर आशा के जो फादर हैं, हर फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर, यानी कि इनके एक फादर हैं जिनका इकलौता बच्चा जो है वो, ठीक है, इनको फादर कहता है। ठीक है ना, तो हर फादर इज द ओनली सन ऑफ द फादर। तो यानी कि ये इसके कौन हो गए, जो भास्कर है वो आशा के फादर हो गए, और आप कह सकते हैं कि आशा कौन हो गई, उनकी डॉटर हो गई। ठीक है, कुछ बच्चों का शायद हो सकता है कहना हो कि सर नहीं नीज आ रहा है आंसर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है डॉटर इज द करेक्ट आंसर। फिर भी आप एक बार मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली जरूर बताएंगे कि आपका आंसर क्या रहा। हो सकता है मेरा आंसर भी गलत। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, इन सीरीज ऑफ 5, 10, 20, 40 व्हाट विल बी द 10th टर्म। अरे बना लो सीरीज, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 और डबल करो 1280 और डबल करो 128 जीबी के बाद कितना आता है, 256 जीबी। अच्छा ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। तो 10th टर्म क्या है, 2560 इज द 10th टर्म। ऑप्शन बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सर। इफ द डिजिट 12, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। देखेंगे यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं जितनी जल्दी करवा रहा हूँ आप भी उतनी जल्दी करें। अगर मैं आपके लिए 3-3 मिनट रुकूंगा हर क्वेश्चन में तो यार बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। 2 मिनट तो मतलब टाइम तो इतना एग्जाम में भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो जल्दी जल्दी ही करना होता है, ठीक है ना। चलिए, इफ द डिजिट 12 ऑफ द क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल 9 पॉइंट। यार ये अपना नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है जी। अब अगर बेसिकली अगर आपको याद नहीं रहता है ना कि यार ईस्ट और वेस्ट में देखो, नॉर्थ तो फिक्स है हिमालय, साउथ इंडिया इज साउथ, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट में अगर कंफ्यूजन रहती है ना, तो मैंने अपने दिमाग में ऐसे बैठा रखा है कि वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है एक्चुअली ईस्ट में है, तो वेस्ट इधर हो जाएगा, जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि जो 12 बज रहे हैं वो ईस्ट में बज रहे हैं, तो यानी कि यार अगर मैं यहाँ पर एक घड़ी ले लूं तो 12 इधर बज रहे हैं, ठीक है ना। और मूव कैसे करना है, क्लॉकवाइज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्लॉक की बात कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही मोशन लेंगे। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 9 कहां पर होगा, तो यार देखो 1
2 और 3 तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ पर 9 होगा। तो आप देखिए अगर ये ईस्ट है तो ये ऑब्वियस सी बात है 9 किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो ऑप्शन सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्थ आ गया, किंग इन द नॉर्थ। चलिए 9th क्वेश्चन की बात करेंगे यार। विच ऑफ द नंबर्स, अच्छा मैंने अभी बोला था किंग इन द नॉर्थ, ये बताओ कौन सी सीरीज का डायलॉग है, नॉर्थ, ठीक है ना, किंग इन द नॉर्थ। चलिए बताइए, कमेंट करके बता देना मुझे। सही। सो 9th इज विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और आपसे पूछा गया है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इनमें से। कुछ चीजें मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में यहां पर बताना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैं कुछ चीजें यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 9 है ये, यस क्वेश्चन नंबर 9 है। परफेक्ट स्क्वायर देखो आपको बताऊं मैं, अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आती है, 6 आती है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आती है, 5 आती है, 6 का स्क्वायर 6 आती है, 36, 7 का स्क्वायर 9। तो आप देख सकते हैं फिर से वो चेन चल पड़ी है, 1 4 5 9 6 5 और फिर से 5 6 9 और 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1 एंड सो। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है तो पहली कंडीशन ये है कि जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीख लो यार ये। ठीक है, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए 1 4 9 16 या 5, ठीक है, इनमें से कुछ होना चाहिए। और आपको पता है सर 10 का स्क्वायर भी 10 होता है बेसिकली, तो यहां पर 0 भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1, ये मैंने 16 गलत लिख दिया, 1 4 6, या फिर आप ऐसे लिखिए यार 1 4 5 6 9। अगर और ये, ठीक है ना, अगर ये नंबर है तभी आप कहेंगे कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। अगर किसी के नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है, मान लो 32 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। ना ही 3 हो सकता है, ना ही 8 हो सकता है, ना ही 7 हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर लास्ट में बेसिकली 2 3 7 8 आ रहा है तो नॉट स्क्वायर। ये बात एक समझ में आ गई। अच्छा, 0 के साथ भी एक फंडा है। 0 के साथ फंडा ये है कि जितने भी नंबर होंगे ना वो इवन होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ 0 होने चाहिए, तभी वो है स्क्वायर बन पाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ 0 हो गए तो भी वो स्क्वायर नहीं बनेगा। एग्जांपल देखो, अगर आप कहो 1000 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है, जबकि 10,000 होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि 0 भी कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए लास्ट में। ठीक है, लास्ट में जो 0 होने चाहिए वो इवन होने चाहिए। अगर ऑड होंगे तो भी वो है नलीफाई हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। ठीक है सर, अब क्वेश्चन जो है काफी स्मार्ट है। क्वेश्चन में जो अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे यहां पर तो 5 5 5 5, चारों ऑप्शन में लास्ट में 5 है सर। अब क्या किया जाए, देखो सर, ठीक है ना, अब ये सर ये तो ऑप्शन देख के एलिमिनेट करने वाली बात तो आपने बता दी, लेकिन यहां से अब जब क्वेश्चन आ गया डीप, हर किसी का लास्ट नंबर 5 है, एवरी ऑप्शन इज अ पॉसिबल कैंडिडेट। ठीक है जी, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए, तो ये स्टेप 1 तो मैंने बता दिया। स्टेप 2 क्या होता है, आप उसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, या तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, जैसे कि हम प्योर मैथमेटिक्स में करते हैं, मान लीजिए 1 2 2 5 नंबर है तो ये पीछे से लेते हैं, ठीक है ना, और आपको वो स्क्वायर रूट निकालना आता है तो वैसे कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उससे एक इजी तरीका ये है कि आप ये जो अगर नंबर है ऑप्शन ए हमारा 1 2 2 5 दे रखा है तो इसका एलसीएम कीजिए। क्या आ रहा है, 5 से जाएगा कितनी बार में, 2 22 4 1। ठीक है, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, ये आ रहा है, ठीक है ना, 2 12 22 4 2 5 5, फिर से 5 कितना आ जाएगा, 5 से फिर से जाने पर ये आ जाएगा सर 4 और ये आ जाएगा मेरा बेसिकली 9। ठीक है जी, अब 49 क्या होता है, 7 इंटू 7। तो आप देखिए जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना वो प्राइम नंबर्स के ही आएंगे मल्टीपल। यानी कि अगर आप देखिए 1 2 2 5 को मैं 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकता हूं,
यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं बनता है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है सर, और भी इसके एग्जांपल देखेंगे हम। ठीक है, एक बार यहां पर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका ये आ गया देखो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, कहने का मतलब है एनी प्राइम नंबर ए शुड बी सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ई स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जहां पर सी डी ई क्या है, हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, और ए आ जाएगा तब हमारा ए जो है परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है सर, अब 1225 को देख लिया, ऑप्शन ए को देख लिया, ऑप्शन बी क्या है यहां पर दे रखा है 2025। ठीक है, ए ऑप्शन को देख लिया, वो परफेक्ट स्क्वायर है 2025। इसका भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5, 9 इंटू 9, तो ये आ गया 5 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर। तो सर ये भी देखो प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं मतलब बेसिकली ऑड एक नंबर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर, क्योंकि 9 हमारा प्राइम नहीं होता है ना। ठीक है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर आ गया सर, तो ये क्या आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन सी की बात करेंगे, 2525 दिया हुआ है ऑप्शन सी, तो क्या आ जाएगा सर 2525 इज बेसिकली 25 इंटू 101 और 5 स्क्वायर इंटू 101। अब सर 101 फंस गया यहाँ पर, 101 का स्क्वायर नहीं है ना वो किसी का स्क्वायर है, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी आई होप आप। अब ऐसा क्वेश्चन दुनिया में कोई भी आएगा आप कर लेंगे। ठीक है भाई, कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो कंडीशन बता दी, एक तो ये डिजिट वाली और एक जो है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है ना, बेसिकली ये। ठीक है, तो ये आ गया। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं सर, ऑप्शन डी इज 4225। इसको करेंगे क्या आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज 2525 इज नॉट द ओनली ऑप्शन दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, आई होप आपको जो है काफी क्लैरिटी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर देखेंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, यहाँ पर 2225 दे रखा था मैंने, शायद उसको 2025 कर दिया। चलिए बाकी ऑप्शन तो सही है, यही वाला ये वाला ऑप्शन का दोबारा कर लेना, मैंने इसको जो है 202525 समझ के कर दिया। बट आप करोगे तो बाकी तीनों तो आ ही रहे हैं, बाकी तीनों तो आ ही रहे हैं, यही जो है नॉट वाला है। चलिए उसको एक बार करके देखना, बताना मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10, in the simultaneous throw of two dice what is the probability of getting a total 10 and total 11। ठीक है भाई, अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि यहां पर अगर मैंने डाइस फेंका तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं डाइस फेंकने के बाद। मतलब डाइस नंबर 1 आपको 1 2 3 4 5 6 दे सकता है। ठीक है, और सिमिलरली डाइस नंबर 2 क्या दे सकता है आपको, डाइस नंबर 2 भी 1 2 3। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, ऐसे करके टोटल जो है पॉसिबिलिटी हमारे पास 36 हो गई। ठीक है सर, टोटल पॉसिबिलिटी यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये 6 हो गए, फिर 2 1 2 2 2 3 36 हो गए। अब 10 और सम जो है टोटल जो है सम जो है 10 और 11 आना चाहिए। तो अच्छा, सम अगर मेरा 10 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सर, 5,5 6,4 और 4,6, ये 3 पॉसिबिलिटी है सर। 5 और 5 10, 6 और 4 10, 4 और 6 10। सम 11 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है सर, 6 और 5 और 5 और 6, केवल 2 ही पॉसिबिलिटी यहां पर नजर आती हैं। तो टोटल कितनी हो गई पॉसिबिलिटी, 3 और 2 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, टोटल 3 + 2 5/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 और 11। ऑप्शन बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है सर, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। बेसिकली ऑड वन आउट को हमें करना है सर।
सर रैम क्या होती है? रैम कह लो एक, और इसका मतलब चाहे रैम हो चाहे रोम हो, वो क्या होती है? इंटरनल होती है, इंटरनल मेमोरी का पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। फ्लैश मेमोरी जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं प्यार से, ठीक है, पेन ड्राइव बाहर से लग सकती है, हार्ड डिस्क भी बाहर से लग जाती है यूएसबी से, और फ्लॉपी जो पहले आती थी, चाहे फ्लॉपी ले लो चाहे सीडी ड्राइव ले लो, वो भी बाहर से ही लगती थी, ठीक है ना। तो ओनली रैम इज द प्राइमरी मेमोरी और बाकी सब जो है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ऑड वन आउट इज ए ऑप्शन, रैम इज बेसिकली प्राइमरी एंड बाकी जो है सेकेंडरी, ठीक है सर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? बताइए, सोचिए। लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर। सर हमें पता है सर, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बड़ी होती है, ठीक है ना, अंदर उसकी जो है लेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप इनमें से लगा लीजिए, लेकिन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, क्योंकि जो स्किन होती है वो भी एक ऑर्गन होता है और पूरे बॉडी पर होती है स्किन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है। अच्छा जी सर, क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। अगर मैडनेस ब्रेन है तो पैरालिसिस क्या है? मैडनेस कहां पर होती है सर? दिमाग में होती है, ब्रेन में होती है। पैरालिसिस कहां पर होता है? अब यहां पर कुछ लड़के कहेंगे कि सर हमें तो एक लड़की को देखकर पैरालिसिस हार्ट में हो जाता है, मतलब हमारा जो हार्ट है एक रुक जाता है, एज वी से इन इंग्लिश, इट स्किप्स द बीट। तो कुछ लड़के कहेंगे नहीं सर, अरे एक लड़की को देख के सर हार्ट रुक जाता है, तो हार्ट होना चाहिए। लेकिन सैडली जो है हार्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आशिकी नहीं, यहाँ पर बायो चलेगी, सही है ना। तो बेसिकली मैडनेस हमारी ब्रेन है, तो पैरालिसिस कहाँ पर होता है? ये कॉमन मिस्टेक है कि हम कहेंगे कि सर पैरालिसिस जो है बॉडी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैरालिसिस जो एक्चुअली जो होता है वो नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है, सारी नर्व जो ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी रुक जाती है। सो बेसिकली नर्व्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे यार, वी आर हाफ वे डन, ठीक है। आई होप आप लोग इसको सीरियसली कर रहे होंगे, काफी ज्यादा काम आने वाली है आपकी ये क्लासेस। ओके, डैश अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज अ पोएम बाय विलियम शेक्सपियर, जेके रोलिंग, जॉन कीट्स एंड जॉर्ज लॉयड। तो बेसिकली इसका आंसर आई नो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, इसका आंसर है जॉन कीट्स इज द करेक्ट आंसर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। जॉन कीट्स किस चीज के लिए फेमस है वैसे? जॉन कीट्स इज फेमस फॉर रोमांटिक पोएम्स, ठीक है, एंड इज वेरी फेमस फॉर वन मोर थिंग विच इज कि ये 25 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी इनकी टीबी से। अब आपको शायद याद आया होगा, ये हमारे एनसीईआरटी में है जॉन कीट्स के बारे में, जिन बच्चों ने सीबीएसई से एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें है, ठीक है ना। तो बेसिकली इनकी डेथ 25 ईयर्स में हो गई थी टीबी के कारण, ठीक है। और उसके बाद इनकी पोएम्स बहुत फेमस हुई थी, और आज भी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत जाने माने स्टडी इनकी की जाती है, मतलब जो भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है जॉन कीट्स के बारे में जरूर वो पढ़ता है, ठीक है। तो रोमांटिक पोएट थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। चलिए, रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना was 2 years ago. If difference between their age is 2 years old, then Reena today is. चलिए, टेक योर 2 मिनट्स, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। मैं भी बोल के थक गया हूँ यार, तो आप भी करिए, आपको 2 मिनट में करने का मौका दे रहा हूँ, क्वेश्चन को करिए प्लीज एवरीवन। आई एम गिविंग 2 मिनट्स, पॉज करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से सॉल्व करिए, 2 मिनट है आपके पास, रियल एग्जाम वाला फील लीजिए। चलिए, आई होप आपने यहाँ पर कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो क्या कहना चाह रहा है यार, ये कहना चाह रहे हैं रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीता। तो रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीता वाज 2 years ago, यानी कि
R is actually 2m minus 2. If difference between their age is 2 years, दोनों की एज में डिफरेंस कितना है सर? R minus m is actually 2. तो रीना आज की डेट में कितने की है? हाउ ओल्ड यहाँ पर होगा, हाउ ओल्ड इज रीना टुडे? तो सर इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्वेबल है। तो यहां से आप निकाल लीजिए, हमें R निकालना है बेसिकली, तो m क्या आ जाएगा? R minus 2, ठीक है ना। m को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, m इज R minus 2, m की वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? पुटिंग बैक इन इक्वेशन 1 वी गेट R इज इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू इज R minus 2 minus 2, तो R इज इक्वल्स टू 2 R minus 4, इसको ओपन करेंगे क्या आ जाएगा? R इज इक्वल्स टू 2R minus 8, ठीक है। तो R को इधर 8 को इधर ले जाएंगे और R को इधर ले जाएंगे, तो R इज इक्वल्स टू 8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 8 इयर्स, ठीक है। अभी ब्रेक में जिन बच्चों ने सॉल्व किया, किन किन का ये बिल्कुल सही आंसर आया है, प्लीज कमेंट योर नेम्स, ठीक है। आई वांट टू सी कि किस किस का आंसर ये बिल्कुल सही आया है ब्रेक टाइम में। चलिए 8 इज द करेक्ट आंसर बताएंगे भाई। 16th क्वेश्चन, in an examination 42% students failed in Hindi and 52% failed in English and 17% failed in both subject. भाई साहब फेल ही हो रहे, पास हो रहा है नहीं हो रहा है कोई? the percentage of those who passed in the exam is, ठीक है। चलिए तो इसका ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो गया यार, बनाते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेसिकली क्या था क्वेश्चन नंबर हमारा? क्वेश्चन नंबर वाज 16। चलिए तो यार एक फेल का वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। बेसिकली फेल होने वाले बच्चों का वेन डायग्राम है ये, कि यार ये हिंदी, ये इंग्लिश और ये कॉमन एरिया जो होता है, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर लेट 100 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, परसेंटेज में जब भी करना होता है तो 100 स्टूडेंट्स लेट कर लो और उसके अकॉर्डिंग कर दो। तो ये कह रहा है 42% बच्चे फेल हो गए, तो ये जो हिंदी वाले गोला है वो टोटल 42% है। इंग्लिश में 52% फेल हो गए, यानी कि 52 बच्चे फेल हो गए। जो दोनों में फेल हुए वो 17% है, यानी कि 17 बच्चे बीच में आएंगे यहाँ पर, ठीक है। वेन डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये 17 आ गया, तो ये अगर इस सर्कल में से ये कॉमन रीजन में माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 25। यहां पर 52 माइनस 17 कर दूंगा तो 35, तो ये 25, 17 और 35 आ गया। इसका क्या मतलब है? ओनली हिंदी में जो फेल हुए हैं वो कितने बच्चे हैं? 25, ठीक है। ओनली इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 35, और जो बोथ फेल हैं वो कितने हैं? 17। अब हमने टोटल बच्चे कितने ले रखे थे? 100 ले रखे थे सर। कितने फेल हो गए? टोटल फेल कितने हुए? अगर आप इनका समेशन कर देंगे कितना आ रहा है? 77 आ रहा है, यानी कि 100 में से 77 बच्चे तो फेल ही हो गए भाई, ठीक है। कुछ बच्चे हिंदी में हुए सिर्फ, कुछ इंग्लिश में हुए और कुछ दोनों में ही हो गए, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 77 बच्चे फेल हुए, तो पास कितने हुए? 23 स्टूडेंट्स जो है पास्ड इन बोथ, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए वो 23 हुए, तो 23% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। जाएंगे क्वेश्चन के पास यार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे यार। 10 women can complete a work in 7 days and 10 children can take 14 days to complete the work. How many days will the 5 women and 10 children will take the time to complete the work? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं यार, आप पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं मतलब यहाँ पर थोड़ा वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहता हूँ तो जल्दी जल्दी करवाऊंगा यार, ऑलरेडी जो है काफी लेंथी वीडियो हो चुकी होगी आई गेस। क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन ये है कि 10 विमेन्स कंप्लीट अ वर्क। बेसिकली अब यहां पर ना जब भी आपको वर्क और टाइम का जो क्वेश्चन आता है, मैं इसको थोड़ा सा फिजिक्स के नजरिए से करवाता हूं, बड़ा आसान लगता है। देखिए आप भी अगर इसको समझ पाए तो, पावर क्या होती है आपने सुना होगा, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो बेसिकली टोटल वर्क डन को मैं के ले रहा हूं और ये टाइम आ जाएगा, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यार 10 विमेन्स जो हैं
वो वर्क करती हैं 7 डेज में, यानी कि जो टोटल वर्क के है उनको 7 डेज लगते हैं कंप्लीट होने में। तो ये उनकी पावर हो गई। 10 वीमेन की पावर कैलकुलेट कर ली मैंने। तो एक वीमेन की कितनी हो गई यहां से, एक वीमेन 10 वीमेन की अगर ये पावर है तो एक वीमेन की कितनी हो गई 1/10, 1/10 के बाय 7 डेज। नाउ अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 10 चिल्ड्रन अगर काम करते हैं तो वो टोटल वर्क अगर के है, काम तो सेम ही है ना, वो के बाय 14 डेज में करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वो 14 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो 1 चिल्ड्रन की पावर कितनी हो गई 1/10 के बाय 14 डेज। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 5 वीमेन और 10 चिल्ड्रन मिलाकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम 5 विमेन्स को मिला दें और बेसिकली 5 विमेन को मिला दें और 10 चिल्ड्रन को मिला दें तो कितने दिनों में काम हो जाए। देखिए ये एक विमेन की पावर कितनी है, एक विमेन की पावर कितनी है ये है, तो डालेंगे 5 इंटू के बाय ये मैं 10 इंटू मतलब इसको 10 इंटू 7 कर दीजिए ये डेज, ठीक है, प्लस 10 चिल्ड्रन 10 इंटू 10 चिल्ड्रन का ये था सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है ना। बेसिकली ये 10 चिल्ड्रन का के बाय 14 था, और या फिर आप 1 चिल्ड्रन के हिसाब से भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा, बेसिकली कट जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया। अरे चलिए अब देखेंगे यार, आई नो थोड़ा सा वो ढक रहा था मेरे पीछे, अब देखेंगे, ठीक है ना, कि मैं कह रहा हूँ 5 विमेन प्लस 10 चिल्ड्रन, 5 ये 1 विमेन का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और 10 चिल्ड्रन के लिए 10 चिल्ड्रन वाला प्लस कर दिया। क्या आ रहा है मेरा टोटल आ रहा है सर, बेसिकली ये हो गया k बाय 14 प्लस k बाय 14 आ रहा है, ये आ रहा है। k को कॉमन ले लो, ये डेज थे, ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल आ गया सर k बाय 2/14 अपॉन डेज, और आप कह सकते हो 14/2 कर दो इसको, बेसिकली k बाय 7 डेज। तो ये तो कंप्लीट वर्क था, वो कितना टाइम लग रहा है टोटल मिलाकर कितने दिन लग रहे हैं 7 दिन लग रहे हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपके, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि यार क्या हो गया इसमें, आंसर क्या आ गया हमारा 7 डेज इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली आप देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एलसीएम ही लिया है। 2021 वाले अगर पेपर वाली क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने एलसीएम तरीके से बताया था इस चीज को कैसे करना है, और आज मैंने पावर वाले तरीके से बता दिया। तो दोनों जो मेथड आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आंसर जो आ गया वो है 7 डेज। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं आप, ठीक है। सर विच एपरेटस इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। अरे ये तो आपको सबको पता है भाई, ठीक है ना, कि प्योरिटी ऑफ मिल्क कौन बताता है। अब इसको आपका आंसर कमेंट में बताना, मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करने के लिए एक एपरेटस आता है, कौन सा होगा इनमें से, ठीक है, लॉक्सोमीटर, कैलोरी मीटर, एनीमोमीटर या लैक्टोमीटर, ठीक है। आपको पता है दूध से जो टॉलरेंट लोग होते हैं उन्हें लैक्टो टॉलरेंट कहते हैं। तो बताइए आप, मैंने हिंट ड्रॉप कर दिया है, आंसर बता देना कमेंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सर। व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है जी। तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 14 फरवरी को मैं तो हिंदी दिवस मनाता हूँ, मैं सारे दिन 14 फरवरी को मनाता हूँ ठीक है, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली हमारे हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो है सितंबर में, ठीक है। 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस। 14 फरवरी को आपको पता है भाई वैलेंटाइन मनाते हैं लोग, और या फिर आप इसके अलावा भी कह सकते हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं यार हिस्ट्री में, एक दिन पे होती हैं। वैसे तो यूट्यूब जब रजिस्टर हुआ था वो भी 14 फरवरी को ही रजिस्टर हुआ था, ठीक है। ग्राहम बेल ने अपना जो टेलीफोन था वो भी जो रजिस्टर किया था, पेटेंट किया था, 14 फरवरी को ही किया था। 14 जून को क्या होता है बेसिकली सर, मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, डोनर डे। तो जगह जगह इस दिन कैंप लगाए जाते हैं ब्लड डोनेशन के। 14 दिसंबर को बेसिकली क्या मनाया जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन डे। इस दिन बिजली बचाओ, ठीक है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव मनी वाला जो है
टाइटल यहाँ पर चलता है। एनर्जी कंजर्वेशन डे इंडिया में मनाया जाता है 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर डैश इंपॉर्टेंट टू इन देयर ओन वेज। ईच नहीं, बोथ। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल आर बोथ इंपॉर्टेंट इन देयर ओन। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। बताइए। शी विल फील मच बेटर इफ शी डैश। विल गेट सम रेस्ट, गेट्स सम रेस्ट, विल बी गेटिंग सम रेस्ट, इज गेटिंग सम रेस्ट। तो ये तो कंप्लीटली गलत से साउंड कर रहे हैं, ठीक है ना। विल बी गेटिंग सम रेस्ट ना, इज गेटिंग सम रेस्ट ना। बेसिकली शी विल फील मच बेटर इफ शी विल गेट सम रेस्ट और गेट्स सम रेस्ट। तो देखिए यहां पर जो हमारा आएगा, हम गेट्स सम रेस्ट का यूज करते हैं। बेसिकली विल के साथ विल ना अच्छा नहीं लगता है, तो ये मतलब एक अच्छा रीजन यही है कि जो है हम सेंटेंस में विल दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली शी विल फील मच बेटर इफ शी गेट्स सम। क्लियर। गेट्स मतलब सिंगुलर के लिए लगेगी, है ना, उस सिंगल है ना, तो गेट्स। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द जापान मेनी मोस्ट हाउसेज आर बिल्ड विद वुड, मतलब कोई आर्टिकल नहीं, विद वुड, विद आ वुड नहीं, एक लकड़ी से तो घर नहीं बनता है। एन तो लगेगा ही नहीं, वो तो बेसिकली वॉवल के आगे लगेगा। और दा इज द कप, ठीक है ना। इन मेनी पार्ट्स ऑफ जापान मोस्ट हाउसेज आर बिल्ड विद द वुड। विद वुड भी कह सकते हो, मैं मोस्ट हाउसेज आर बिल्ड विद वुड, बट ज्यादा एक्यूरेट विद द वुड है, ठीक है ना। आप उसको वजन दे रहे हो वुड को कि हाँ यार किसी स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हो आप, विद द वुड, ठीक है ना। In our country, agriculture must dash pace with the industrial development. Take pace, make pace, lose pace, keep pace. Basically, keep pace is the most appropriate answer. कि in our country, agriculture must keep pace with the industrial development. ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सीयूसेट की तैयारी करनी है और 1 महीना रह चुका है एग्जाम के लिए, कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए भी मैंने वीडियो इस चैनल पे बना रखा है, जाके जरूर आप चेकआउट करना। आई बटन वगैरह में भी मैं वहां पर इंफॉर्मेशन डाल दूं, ठीक है, जाके आप चेक कर सकते। सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब क्या होता है पहले तो सर? अबडक्ट का मतलब होता है टू टेक होल्ड और टेक अवे इलीगली, है ना। न्यूज में पढ़ा होगा भाई, किसी ने इलीगल जगह हत्या ली उसकी, अबडक्टेड द लैंड, ठीक है। अबडक्ट का मतलब होता है इलीगली हत्याना। तो यहां पर जो है किडनैप इज द सिनोनिम, ठीक है ना। किडनैप करना भी इलीगली लेके जाना होता है, अबडक्ट करने का मतलब भी इलीगली कुछ टेक ओवर करना होता है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भैया भाग जाना, ठीक है, रन अवे। बेसिकली आपको अपनी जिम्मेदारी से, अगर आप ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जिम्मेदारी से वो भाग गया, रन अवे। जहां पर आपको प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर आप भाग गए तो एब्सकॉन्ड कहते हैं, ठीक है जी। आई होप ये 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, सारी क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। कुछ चीजें हैं, चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चेकआउट दी प्रिपरेशन वीडियो एस, ठीक है। तो ये कुछ 4 चीजें हैं। मिलते हैं आपको यार नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 2018 के पेपर के साथ। और अगर आपने 20 और 21 वाले पेपर नहीं किए वो भी कर लो फटाफट से, लिंक यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय।